सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का यूनियन बजट पेश किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट में सभी वर्गों के हितों की पूर्ति होगी और इसी के साथ प्रधानमंत्री के विजन विकसित भारत 2047 को सार्थकता प्रदान करने में भी ये काफी सहायक होगा। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास भारत के स्वप्न को साकार करने में मुमकिन है, जिसकी वजह से आकांक्षाओं को पूर्णता मिलेगी। उसमें इस बजट में उसका प्रावधान किया गया, चाहे वो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में उनके विकास की योजनाएं हैं, उनके समग्र उत्थान की योजना है, उस योजना में स्थान दिया गया है। क्योंकि नीति आयोग भारत सरकार का एक विकास को तय करने के लिए, विकास का योजन करने के लिए एक प्रमुख हमारा केंद्र है। तो वहां पर हम एक पहले से भी हमने प्रस्ताव दिए हुए हैं और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हमने खेल मंत्री रेखा आर्या ने हेमंती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान खेल मंत्री ने खेल मैदान का निरीक्षण भी किया। यह मैदान जनपद का बहुआयामी और बहुउपयोगी पहला खेल मैदान है, जिसमें रात्रि में भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि अपने जनपद अल्मोड़ा में हमारे युवा, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे युवा खिलाड़ी हों, सभी को आज इसमें बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। निश्चित रूप से खेल को विकसित करने की लंबे समय से मांग थी और मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैदान के लिए घोषणा करी थी। आज उस घोषणा को हम परिपूर्ण करे हुए लोकार्पण की स्थिति में आज लोकार्पण कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। कांग्रेस 24 जुलाई यानी कल से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लगभग 15 दिनों की होगी, जो विभिन्न पड़ाव से होकर गुजरेगी और इसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को बरगलाया जा रहा है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते वो दिल्ली में ही अगर दर्शन कर लें तो उनको वहीं पर पुण्य मिल जाएगा। जो कल से यात्रा हम शुरू करेंगे उसके संदर्भ में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ राजनीतिक खिलवाड़ कर रही है, उसको देखते हुए नितांत आवश्यक हो गया है कि मैं पूरे भारतवर्ष का और सनातन धर्मियों का पूरे विश्व में ध्यान आकर्षित करूं। सनातन धर्म को लेकर एक जागरूकता सभी में आए और सच्चाई सबके सामने आए, इसके लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। और जैसे ही यात्रा की घोषणा मैंने और आदरणीय गोदियाल जी ने इस मंच से की और शंकराचार्य जी का बयान आया कि 228 किलो सोना चोरी हुआ है, आनन फानन में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाकर कुछ फैसले लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि धाम नाम का या इंटरेस्ट का कोई अगर बेहतर इस्तेमाल करेगा तो खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश में कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत 24 जुलाई को हरिद्वार से हर की पौड़ी की ओर से करने जा रही है और साथ ही हर की पौड़ी में गंगा स्नान के बाद कांग्रेस से केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का समापन केदारनाथ धाम में होगा और वहीं इस यात्रा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है, जहां एक और कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस बेवजह केदारनाथ मामले को तूल देकर राजनीति कर रही है।
देखिए, कांग्रेस की जो यात्रा इस वक्त चल रही है, मुझे लगता है कि उनकी जो न्याय यात्रा वो भारत जोड़ो यात्रा थी, शायद वो विफल हो गई है। तो अब एक तीसरी और यात्रा वो निकालने जा रहे हैं। केदारनाथ बचाव की जो उन्होंने यात्रा का बात करी है, पहले तो उन्हें प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि धर्म की आड़ में इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने का जो वो काम कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल एजेंडा, एक राजनीतिक स्वार्थ के चलते वो इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं। जबकि पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले क्लियर कर दिया कि धाम और हमारे जो मंदिर है उनके प्रति कोई भी किसी भी तरीके की मंदिरों में काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित एआरटीओ कार्यालय में जसपुर विधायक आदेश चौहान ने एआरटीओ से मुलाकात की और अवगत कराया कि इस वक्त बेखौफ होकर डंपर सरपट सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि डंपरों के द्वारा कई एक्सीडेंट पिछले महीने हमारे इसी महीने में जसपुर में, जिसको लेकर मुझे एक चिंता है कि भाई डंपरों की वजह से एक्सीडेंट अधिक क्यों हो। अभी भी एक सप्ताह पहले हमारा एक बंदर होगा जो अमाने रेंज में था, उसको कुचल दिया गया। उससे एक 15-20 दिन पहले एक बेचारा अपनी बेटी से मिल आया, 80 मीटरों से डंपर वाला खींचता रहा और उसकी डेथ हो गई। फिर 2 डंपर भिड़कर एक जल मर जाता है। पुलिस भी कहती है कि भाई हमारे ऊपर डंपर चलाने का प्रयास किया गया, उन्होंने एफआईआर दर्ज की। तो ये घटनाएं डंपरों के कारण बढ़ रही है। माननीय विधायक जी जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनको लेकर गंभीर है और निसंदेह हम भी गंभीर है। सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है तो अच्छी चीज नहीं है। उसको सुधार करने के लिए हमारे विभाग का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो एनफोर्समेंट ऑफिसर के रूप में हो, चाहे रोड सेफ्टी एजुकेशन को लेकर के हो। तो माननीय विधायक जी ने चिंता जाहिर की है कि 4 दुर्घटनाएं इस बीच हुई हैं जिनमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब के कार्यकाल में लगभग 1 महीने का समय शेष रह गया है, तो वहीं आयोग के उपाध्यक्ष अपने कार्यालय के समाप्ति से पहले अपने अधिकार क्षेत्र से जुड़कर सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यों में तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मरहम नजीम नवाब का कहना है कि उनकी तरफ से आयोग के आए उत्पीड़न के लगभग 1200 मामलों में से 1100 मामलों पर कार्रवाई कर मामलों को निपटा दिया गया है। ये हमारे पास इन 5 वर्षों में लगभग 1200 मामलों की शिकायत आई है जिनको हमने दर्ज किया और वो 1200 मामलों में आज हमारे पास लगभग 130 मामले बचे हैं। हमने सब निस्तारण कर दिए। बड़े बड़े मामले थे, शिक्षा से विभाग से संबंधित थे, पेयजल निगम से संबंधित थे, विद्युत विभाग से संबंधित थे, जमीन से राजस्व विभाग के संबंधित थे। इसके अलावा जो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में साइबर धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और बता दें कि गैर प्रांतों में छिपे एक के बाद एक साइबर ठग पौड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। इस कार्रवाई के तहत पौड़ी पुलिस ने 2,46,000 की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के एक फरार चल रहे साइबर ठग को जयपुर से गिरफ्तार किया है। थाना लैंसडाउन पर हमारे पास एक महिला शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें महिला शिकायतकर्ता के साथ एक साइबर धोखाधड़ी हुई थी। इनके साथ किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और संपर्क करने के उपरांत इनसे एक एल्क्रो नाम की ऐप को डाउनलोड करवाया गया, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर इनसे लगभग 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई और इनकी शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर थाना लैंसडाउन में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और उसमें हमने एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें ये पाया गया कि ये जो गैंग है ये जयपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है। तल्ला तिरछा खेत में रविवार की शाम 7 ताल के YMCA में ड्यूटी के लिए निकले सुरक्षाकर्मी महेशनाथ गोस्वामी पुत्र तुलानाथ गोस्वामी का शव सोमवार की सुबह 7 ताल गंधेरे में मिला और साथ ही
स्थानीय लोगों ने गधेरे में एक युवक के शव को पड़े होने की सूचना दी और साथ ही भीमताल पुलिस के एसआई गगनदीप सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ शव को सीएचसी भीमताल पहुंचाया, जहां शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नैनीताल भेजा गया। गोस्वामी है कल रात जी, तो ये कल रात अपना ड्यूटी करते हैं YMCA अस्पताल में, तो वहीं ड्यूटी पे आते वक्त ये इनके साथ घटना हो गई है। अच्छा, अभी कोई परिजनों का कोई ऐसा आरोप या कुछ? नहीं, इस टाइप का कोई आरोप। अल्मोड़ा में गुलदार की दहशत बढ़ती जा रही है। गुलदार जंगल छोड़कर लगातार रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। एक बार फिर शहर के गुलदार की चहलकदमी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया है। जी, पूरे नगर में ही तेंदुए का लगातार दिखाई दे रहा है। इसी बीच हमें रानीधारा से भी फोन आया था। अरुण पंजी है, सीमेंट कोठी कही जाती है, वहां लगातार 2 दिन से तेंदुआ आ रहा है। इस वजह से मैं मेरी कल रात वन क्षेत्र अधिकारी मोहन राम जी हैं, उनसे भी वार्ता हुई थी। तो आज मेरे ख्याल से शाम को फॉरेस्ट की टीम वहां पर आके गश्त करेगी और देखेंगे कि कहां पर कोई तेंदुआ है। और लगातार उनके फॉरेस्ट वालों से भी हमारा संपर्क चल रहा है, उनके द्वारा भी लगातार गश्त की जा रही है। आज रानीधारा में रात्रि के समय इनके द्वारा गश्त की जाएगी। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है, मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा पूर्ण कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर राज्य के युवाओं को लैंग्वेज, कल्चर, वर्क एस्थेटिक्स, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी व अन्य क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान दी है।
मेरा नाम कल्पना बिस्ट है और मैं प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मैंने स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग से एएनएम का कोर्स किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत मुझे जैपनीज लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उत्तराखंड सरकार की अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ट्रेनिंग के कुल प्रशिक्षण लागत का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब तक कई युवक युवतियों को सरकार द्वारा बेहतरीन वेतन पर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके चलते पाखंड के पेड़ों को ट्रांसलोकेट किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और सबसे पहला काम पेड़ों की प्रूनिंग की गई है और इसके बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया गया। साथ ही जड़ों के आसपास खुदान करके प्रक्रिया का पहला फेज शुरू कर दिया गया है। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति और रोड सेफ्टी को देखते हुए हल्द्वानी के 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है। उसी क्रम में पूर्व में इन वृक्षों का जो पातन है उसके लिए इनका छपान किया गया था। तो डीएम मैडम ने इनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया है कि उसमें जो हल्द्वानी में अखिल भारतीय एकता व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने नगर निगम के उपनगर आयुक्त को ज्ञापन देते हुए शहर में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाने की मांग की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष डिम्पल पांडे ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के चलते कई शौचालय तोड़ दिए गए, लिहाजा शहर में महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है और बाजार आने वाली महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज सभी व्यापार मंडल भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने एकजुट होकर के यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे महिलाओं के लिए होती है, घर से सुबह निकलती हैं महिलाएं तो पूरा दिन भर बाहर रहती हैं और इस समय महिलाओं को शौचालय की बहुत दिक्कत होती है। पुरुषों का तो एक तरह है कि मानसून सत्र शुरू होने से पूर्व ही प्रशासन महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि कहीं पे भी अगर वाटर लेवल की समस्या आती है तो उसको हम तत्काल उसको हटाएं, जिसमें हम लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं अपने पंप्स के द्वारा, मशीनों के द्वारा। जहां भी
हमें वाटर की शिकायत मिलती है, उसको हम तत्काल हटाने का प्रयास करते हैं। जिसके देखिए, हमारा कोई मांग है कि जो हमारे पुराने शौचालय जो शहर के अंदर बने हुए हैं, एक तो 3 तोड़ दिए गए हैं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, उनका अतिशीघ्र निर्माण हो जो कि महिलाओं को समर्पित हो। महिलाओं को बाजार में बहुत ज्यादा परेशानी है, महिलाओं के लिए हमें शौचालयों की आवश्यकता है, जो कि सोमवार को नीलकंठ में आए हजारों कांवड़ियों की भीड़ पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। सोमवार से शुरू हुए पंचक की वजह से कांवड़ियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश में आने वाले कांवड़ियों के वाहनों की संख्या में भी काफी कम है और जिससे पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली है। जगह जगह पुलिस फिर भी व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। ऋषिकेश के पंडित गौरव शास्त्री ने बताया कि पंचक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आज मंगलवार 23 तारीख से पंचक प्रारंभ हो गए हैं, जो 27 तारीख तक पंचक रहेंगे। इस दौरान कावड़ उठाना वर्जित माना जाता है। और जो कावड़ यात्रा पहले से चल रही है उनके लिए कोई अशुभ नहीं है। बाकी अब जो कावड़ उठेगी तो वो पंचकों में नहीं उठाई जाती है, इसलिए पंचकों में मना होने के कारण से कावड़ ना उठाएं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसूनी ने सैन्य धाम को लेकर सरकार पर जुबानी हमला बोला और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देहरादून में बन रहा सैन्य धाम आज कई वजहों से सुर्खियों में आ गया है। सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और इसी वजह से इस सैन्य धाम को लेकर भी सभी की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। पंद्रह साल से आप पहले देखिए, विनोद चमोली जी थे, फिर सुनील उनियाल गामा जी थे, विनोद चमोली जी तो 2 बार रहे। ऐसे में स्मार्ट सिटी का या हम ड्रेनेज सिस्टम की क्या बात करें, वहां से तो तमाम फर्जीवाड़ों की परतें उखड़ रही हैं। वहां से तो ये पता चल रहा है कि 2016 में नगर निगम के पास जितनी भूमि थी, आज 2024 में हम खड़े हैं 9 साल बाद, करीब 8 साल बाद उसकी 40% भूमि भी नगर निगम के पास नहीं रह गई है। तमाम जमीनें कब्जा करवा दी गई हैं और जिलाधिकारी बार बार इस बात को कहती हैं कि लोगों को गलत तरीके से नौकरी पर रखा गया, संविदा पे रखा गया, लोगों को तनख्वाहें दी गई जो लोग थे ही नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि क्या हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 1600 करोड़ रुपया अभी तक केंद्र सरकार से आ चुका है। राज्य सरकार को सिर्फ और सिर्फ देहरादून को ये सौगात मिली पूरे उत्तराखंड में कि उसे स्मार्ट सिटी बनाया जाए। हमसे कहा झोपड़पट्टी में रहने वाले अति गरीब असहाय मां और नेत्रहीन बेटी की आर्थिक मदद को आगे आया जीबी पंत फाउंडेशन। बीते दिनों आपदा में प्रभावित हुए अति गरीब 5 परिवार को फाउंडेशन की ओर से अब तक 5,500 रुपए की धनराशि के चेक के माध्यम से वितरित की जा चुकी है। और इसी क्रम में जीबी पंत फाउंडेशन अध्यक्ष नवीन चंद्र पंत के नेतृत्व में वार्ड नंबर 9 घसियारा में मंडी स्थित साथी झोपड़पट्टी में निवास कर रही बूढ़ी मां फूलवती कश्यप और नेत्रहीन बेटी अनीता को 1100 रुपए की आर्थिक मदद देने का काम। हमारा असली फाउंडेशन इसी उद्देश्य से बना है कि हम समाज के वंचित लोगों के लिए मदद करें। और जो बाढ़ आई है वो पता भी नहीं था कि ऐसी बाढ़ आ जाएगी। इसमें काफी लोग बेघर हुए हैं, लेकिन हमारा फाउंडेशन कुछ चिन्हित परिवार जो बिल्कुल ही अति गरीब हैं उनके लिए हम लोगों ने सोचा, हमारे फाउंडेशन ने सोचा कि हमको भी इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो कुछ परिवारों को हमने इसमें छांटा, तो परिवारों को इसी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा कावड़ यात्रा मार्ग पर व्यवसायियों के लिए जारी किया गए नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी है। फल विक्रेता ने कहा कि ये आदेश न केवल हमारे व्यवसाय के लिए बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा था। इस निर्णय से हम सहमत है सरकार के, और जो सरकार ने निर्णय लिया है वो सही लिया है। इससे हमारी फल पे जो बिक्री है इस पर भी कोई हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सही से बेचते हैं, उसके बाद जो भी
प्रशासन हमें कहेगा उस पर हम एग्री है। अब तो सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। जी, कोर्ट के निर्णय कैसा जानकारी है इस मामले की, आपको थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? होना तो खैर ये अच्छी बात है कि सरकार ने इतना बड़ा हमारे लिए फैसला लिया कि जिस दुकान पर हमें पता लगना चाहिए दुकान किसकी होना चाहिए। हमारा अभी तो हमने देखा है कितनी दुकानों पर कुछ पता ही नहीं। शासन का दबाव था कि सब अपना नेम प्लेट लगाओ और अपने नाम से जो जिस नाम से दुकान है उसका वो लगाए बोर्ड या नेम प्लेट हो भी। अब सुबह आए थे और अब पता चला है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये रोक लगा दी गई है 26 तारीख। सही था जी फैसला, लेकिन वो उन्हें पता लग जाएगा ये हिंदू है या मुसलमान। अच्छा, तो ये सरकार का ये सही फैसला था जी, मगर कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी आज। ये गलत है, बिल्कुल गलत। आम कावड़िए सभी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।